आज हम बात करने वाले हैं पेंटिंग के बारे में, जो कि आपके क्लास 12th का है। अगर अभी तक आपको सही वीडियो नहीं मिल पाई है जिसमें आपके क्वेश्चंस को कवर कर सकें जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, सही वीडियो पे आ गए हैं। गलती से भी अगर आपने पकड़ ली है ये वीडियो, तो बहुत सही वीडियो पकड़ लिया आपने, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस जो हैं मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम में आसानी से पास आउट हो सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे से नंबर भी ला सकते हैं। तो देखिए, आपका पेंटिंग इसका कोड है 332, क्लास 12th का है, एनआईओएस बोर्ड का। और सबसे बड़ी बात कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। और दूसरा, नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नोट्स ना भी बनाएं, मेरे वीडियो को लगातार सही से सुने भी, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, पेपर से पहले याद करके जरूर जाइएगा। पेपर से पहले एक बार इसे रट के जाइएगा या सुन के जाइएगा, जिससे कि आपकी मतलब जाने का मतलब कैसा कि आप सपोज़ कीजिए आप जिस दिन पेपर देने जा रहे हैं उस दिन तो तैयारी ना करें, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारी हमारे माइंड में ना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से हम पेपर को अच्छे से देख के नहीं आ पाते। तो मैं तो इतना ही आपसे कहूँगा कि जिस दिन आप पेपर देने जाते हो उस दिन सुबह को पढ़ लो, अगर शाम को पेपर है तो, दोपहर में पेपर है तो। लेकिन जब जाते हो, आप पेपर के आसपास बैठते हो, तो उस टाइम बिल्कुल भी उठा के मत देखो, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला पेंटिंग का पहले चैप्टर का, भारतीय लोक चित्रकला में धार्मिक और सामाजिक विषय वस्तुओं को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है। यानी जो भारतीय लोक चित्रकला है उसमें धार्मिक और सामाजिक विषय वस्तुओं पे कैसे बताया गया है, क्या क्या बातें उसके बारे में कही गई हैं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। पहली चीज, लोक कलाकार साधारण लोग होते हैं। इसमें बताया गया कि जो लोक कलाकार है, जो आप जानते हैं, देखिए जो लोक कलाकार है वो कौन है, साधारण लोग होते हैं। ठीक है। दूसरा, अपनी कला में मूलभूत जीवन के अनुभव को व्यक्त करते हैं। और वो करते क्या हैं इस भारतीय लोक चित्रकला में, लोग करते क्या हैं, सबसे पहली बात कि वो होते हैं साधारण लोग। दूसरी चीज़, वो क्या करते हैं कि उन्होंने जितनी भी चीज़ें जीवन में पाई हैं, जीवन में उन्होंने जो भी अनुभव लिया है, उसको वो चित्र का रूप दे देते हैं, यानी कि चित्र में दिखा देते हैं बना करके, जो उन्होंने अपने जीवन में उसको अनुभव किया। ठीक है। अगली चीज़ कि उनकी कला सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों जैसे कि शादी, मुंडन, बच्चे का जन्म, इन सभी के इर्द गिर्द होती है। सपोज कीजिए किसी ने शादी का कुछ देख लिया तो शादी की पेंटिंग बना दी, किसी ने मुंडन का कुछ देख लिया तो मुंडन की पेंटिंग बना दी, किसी ने बच्चे के जन्म का देख लिया तो बच्चे के जन्म का बना दिया। ऐसे ही आसपास समाज में और धार्मिक या सामाजिक रूप से जितनी भी चीज़ों पर वो अनुभव करते हैं, उन्हीं चीज़ों को इसमें वो कवर करते हैं, अपने चित्र में कवर करते हैं। और भारत में लोककला सभी धार्मिक समारोह का एक आवश्यक अंग है। आपको पता है यार, लोक कला जो होती है सभी धार्मिक समारोह से ली हुई छोटी 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 बातों को यहाँ पे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि पहाड़ी कलम क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर कि पहाड़ी कलम क्या है। तो यह शैली पंजाब, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू की तलहटों में विकसित हुई। यानी सीधे सा मतलब है, पहाड़ी का मतलब पहाड़ वाले क्षेत्र। ठीक है। तो पंजाब में ही पहाड़ियाँ, गढ़वाल में भी पहाड़ियाँ, हिमाचल में भी पहाड़ियाँ, और जम्मू की तलहटों में भी पहाड़ियाँ। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों से ये विकसित हुई है शैली। तो पहाड़ी शैली राजस्थानी, मुगल तथा स्थानीय लोक तत्वों से परिपूर्ण थी, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते इस शैली का अंत हो गया। कौन सी शताब्दी तक आते आते, 19th सेंचुरी तक आते आते, 19वीं शताब्दी तक आते आते ये जो शैली थी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ये राजस्थानी, मुगल और स्थानीय लोक में ज़्यादा प्रचलित थी। इसके अलावा क्वेश्चन है कि निहाल चंद की किसी एक कृति का नाम लिखिए। निहाल चंद की किसी एक कृति या एक कला का नाम लिखिए। तो देखो, उनकी एक कृति है बहुत अच्छी है जिसका नाम है बनी ठनी। बनी ठनी में बहुत अच्छा उन्होंने समझाया है, उसके अंदर दिखाया है कि किस तरीके से सज संवर के वो खड़ी हुई है महिला। तो बनी ठनी यह 1750 ईस्वी में बनाया गया था। ये जो बनी ठनी बनाई गई थी ये 1750 ईस्वी में बनाई गई थी, और इसका माध्यम था टेम्परा। इसका माध्यम क्या था, टेम्परा था। और इसे राधा का प्रतीक मानकर राधा कृष्ण का चित्र बनाया गया था। मतलब राधा का प्रतीक माना गया, और जो राधा कृष्ण का चित्र है उसको इसमें दर्शाया गया। ठीक है, बनी ठनी के अंदर। इस चित्र की तुलना मोनालिसा के चित्र से भी की जाती है। यानी कि ये चित्र इतना फेमस है, इतना ज़्यादा इसको सम्मान दिया जाता है कि ये मोनालिसा, जो मोनालिसा की इतनी आ, आ, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानी मानी एक पेंटिंग है, एक चित्र है, उसके ऊपर ही सेम वैसी ही चीज़
इस चित्र को भी, बनी ठनी को भी रूप संज्ञान दिया गया है। ठीक है। सो मुगल चित्र शैली की विशेषताएं बताइए। मुगल चित्र शैली की विशेषताएं बताइए। तो मुगल चित्र शैली की विशेषताएं हम देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात, इसका विकास कहाँ हुआ? पर्शिया में। पर्शिया कौन सा? वो प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो मूवी आप देखते हैं ना, प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो उस पर्शिया में इसका क्या हुआ? विकास हुआ। पर्शिया से स्टार्ट हुई ये मुगल चित्र शैली। फिर यह भारत में लगभग 3 शताब्दियों तक रही। भारत में 3 शताब्दियों तक, 300 साल तक बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन रहा, बहुत ज़्यादा इसका नाम रहा, बहुत ही ज़्यादा। और हुमायूं ने लघु चित्रकला का संरक्षण दिया और पर्सिया से कुछ चित्र भारत मंगवाए। जो हुमायूं थे, हुमायूं ने क्या किया कि इसका संरक्षण किया, इस चित्र का संरक्षण किया और पर्सिया से कुछ चित्र भारत में मंगवा लिए उन्होंने। ठीक है। जैसे कि इनके जो चित्र शैली की अगर हम बात करें तो ये जो चित्र है मुगल चित्र, इनके नाम का हम देखते हैं कौन कौन से मुगल चित्र हुआ करते थे। अब्दुल समद बहुत ज़्यादा फेमस है, मीर सैयद अली ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके के चित्र मुगल चित्र शैली में दिखाए गए थे। अब बात करते हैं हम अगली कि अकबर और जहांगीर के काल में यह पराकाष्ठा पर पहुंची। और सबसे ज़्यादा अगर इसका नाम हुआ था, इसका सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित थी ये, तो अकबर और जहांगीर के समय में। ठीक है। सो कालीघाट पेंटिंग की विशेषताएं क्या हैं? कालीघाट पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये बताना है। जो कालीघाट पेंटिंग है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सो ये पेंटिंग पश्चिम बंगाल के पोटुओं द्वारा बनाई जाती है। पोटुओ क्या होता है? पोटुओं को मूर्तिकार कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ मूर्तिकार हम हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर मूर्तिकार या मूर्ति बनाने वालों को पोटुओं को बोलते हैं। ठीक है। तो पेंटिंग जो होती थी वहाँ पर बनाई जाती थी उन पोटुओं के द्वारा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। रेखा खींचने के लिए लोग क्या करते थे? बांस का या फिर टेनिस की डंडी का प्रयोग करते थे। रेखा अगर लाइन खींचनी होती थी ने, तो ये क्या करते थे? या तो बांस लेते थे या टेनिस लेते थे, उसकी जो डंडी होती थी उसका ये प्रयोग करते थे। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग कॉपी पे जब लिखते हैं तो हमारे पास अगर स्केल नहीं होता तो हम क्या करते हैं? पेन उठाते हैं, पेन सीधा रखते हैं, उसी से हम दूसरे पेन से फिर खींच देते हैं, होता है ना। ऐसे ही ये लोग क्या करते थे? ये लोग बांस की डंडी या फिर टेनिस की डंडी से लाइन खींचा करते थे। ये काला, पीला और लाल रंग का प्रयोग करते थे। यानी कि अगर इनकी पेंटिंग हम उठा करके देखें, कालीघाट पेंटिंग देखें, तो ज़्यादातर इसमें काला या पीला या लाल रंग ही दिखाई देता है। ठीक है। इस चित्र को सुंदर स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रकाश और छाया का प्रयोग दर्शनीय होता है। यानी कि अगर इस चित्र को आप ना बहुत अच्छे से देखोगे, बहुत अच्छे से अगर आपको ये चित्र भाए आपके मन को, तो पता है ये क्या होता है? ये प्रकाश और छाया के प्रयोग में ये लोग दिखाते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं? प्रकाश या फिर छाया का प्रयोग करते हैं। उस समय अगर आप इस पेंटिंग को देखोगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपने समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी मूर्ति कलाकृति पर टिप्पणी कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति आई थी जिसका नाम था मातृ देवी मूर्ति। उस पर हमें क्या करना है? उसके बारे में बताना है, टिप्पणी करनी है। सो कलाकार ने अच्छी चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंथकर अपने उंगलियों की सहायता से इस मूर्ति को बनाया। कलाकार ने क्या किया? पहले तो चिकनी मिट्टी थी, आप पता है देश की सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी? चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी को उसने लिया और आटे की तरह गूंदा। जब आटे की तरह गूंदा तो उसने आटों की तरह गूंदने के बाद उसने अपनी उंगलियों की सहायता से मूर्ति को बना दिया। बस सीधी सी बात है। उसने क्या? चिकनी मिट्टी उठाई, आटे की तरह गूंद दी और उससे फिर उंगली से अपने करते 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 उंगली से सहायता से मूर्ति को बना दिया उसने। ठीक है। लकड़ियों के छोटी छोटी औजारों की सहायता से मूर्ति पर बारीक काम किया। फिर क्या हुआ? अब मान लो मिट्टी तो लगा दी, उंगली से काम तो कर दिया। अब उसकी जो बारीकियां थी, जैसे कि उसका नाक बनाना, उसके कान बनाना, उसके आँख बनाना, उसकी नाभि बनाना, उनका हाथ बनाना, उंगलियां बनाना, तो ये जो चीज़ें थी ये उन्होंने क्या किया? उन्होंने लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ियाँ ली, छोटी छोटी लकड़ियाँ ली, उससे उसका मतलब कोई पैनी कर ली, मतलब धार कर ली। उसमें धार करने के बाद फिर उससे धीरे 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 निकाल निकाल के बनाई। आपने कई बार लोगों को देखा भी होगा, जो लोग कुम्हार का काम करते हैं उनको पता होगा, आप लोगों को, वो लोग जब मूर्ति वूर्ति बनाते हैं तो आप देखेंगे वो लोग किस तरीके से लकड़ी से या कोई उनके पास ऐसा चीज़ होती है पतली सी कील टाइप की जिससे कि वो बनाते हैं। ऐसे उन्होंने क्या किया कि लकड़ी की छोटी छोटी औजारों से उन्होंने बारीक काम किया मूर्ति के अंदर। छाया में मूर्ति को खूब सुखाने के बाद इसे आग में पकाया। पहले तो क्या किया? इसे छाया में रख दिया। ठीक है। इस मूर्ति को पहले छाया में रखा, खूब सूखी खूब सूखी खूब सूखी खूब सूखी, उसके बाद इन्होंने आग में पका दिया। जैसे कि भट्टी में क्या होता है, जब कुम्हार होता है पहले तो वो क्या करता है कि चिकनी मिट्टी, जो वैसी मिट्टी होती है, उस मिट्टी से वो पहले बनाता है। क्या बनाता है? पहले बर्तन बनाता है, बनाता जाता है, कच्चे कच्चे बर्तन होते हैं, फिर उसे सुखाने के लिए रख देता है। जब वो सूख जाते हैं फिर उसको क्या करता है? वो सीधा भट्टी में डाल देता है।
है ना, जिससे कि और ज़्यादा पक जाता है, फिर बहुत अच्छा हो जाता है। तो वैसे इन्होंने क्या किया कि पहले तो ये मूर्ति को सुखाते हैं छाई में, फिर उसके बाद आग में पका देते थे। ठीक है। यह मूर्ति भारत में ही नहीं बल्कि संसार की प्राचीन मूर्तियों में अपना प्रथम स्थान रखती है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मूर्ति है, मातृ देवी मूर्ति, ये संसार की जितनी भी प्राचीन मूर्तियां हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में पहला स्थान रखती है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के सिंह शीर्ष पर टिप्पणी कीजिए। इस सारनाथ, सारनाथ कुछ समझ में आ रहा है आपको? सारनाथ, अशोक सम्राट, सारनाथ गुफाएं, सारनाथ सारनाथ सारनाथ, हाँ आया समझ में। सारनाथ एक प्राचीन जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में, सारनाथ के बारे में जरूर पढ़ते हैं, अशोक के बारे में जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारनाथ के सिंह शीर्ष पर हम टिप्पणी कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह अशोक स्तंभ का शीर्ष है। ये क्या है? अशोक के स्तंभ का शीर्ष है, यानी कि शीर्ष मतलब सर है, जिसे महान सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व सारनाथ के हिरन पार्क मृगादावा में स्थापित किया था। सारनाथ में एक हिरन पार्क था जिसका नाम था मृगादावा, उसमें इसको बनाया गया था, उसमें उसको स्थापित यानी कि रखा गया था। कौन सी शताब्दी में? 3री शताब्दी से ईसा पूर्व में। ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस चित्र को सन 1905 में खोदकर निकाला। जब पुरातत्व विभाग जब खोदा खादी कर रहे थे तो उस टाइम ये 1905 का समय था जब इस मूर्ति को खोद करके निकाला गया था। ये आज भी सुरक्षित, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भी मूर्ति ये सुरक्षित, आप इसे देख सकते हैं। और यह जो मूर्ति की जो ऊंचाई होती थी, ये 7 फुट ऊंची इस मूर्ति की ऊंचाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुब मीनार की वास्तुकला की सामग्री, साइटों और गुणों के निर्माण की व्याख्या कीजिए। कुतुब मीनार में क्या क्या वास्तुकला सामग्री यूज़ की गई, क्या साइटें लगाई गई और क्या गुणों थे उसके अंदर, ये सारी हमें बात देखनी है और इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुतुब मीनार के 7 मंजिला शामिल थे। पहले 7 मंजिल हुआ करते थे कुतुब मीनार के अंदर। आज आप देख रहे होगे 4-5 दिखते हैं, बस ऐसे ही आपको 3-4 भी, कितना 4 ही दिखते हैं आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन पहले जो होता था, शुरुआत में जब बना था कुतुब मीनार तो 7 मंजिल का था, लेकिन अब 4 मंजिल का है। इसको बनाया किसने? वही वही कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार आपने सुना है नाम ना? हाँ, तो कुतुब मीनार किसने बनवाया? पहले कौन अपने अपने नामों पे बनवाते थे, राइट? सब लोग पहले पहले अपने या किसी न किसी के नाम पे बनवाते थे। तो इनको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ऐबक याद नहीं आए ना आपको नाम, तो ऐनक ऐनक याद कर लेना। ऐबक याद नहीं आए बोल लिखते टाइम, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और ऐबक याद ना आए तो ऐनक लिख लेना, ऐनक याद कर लेना। ऐनक ऐबक, ऐनक ऐबक, ऐनक ऐबक। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था, कुतुब मीनार का, जिसको आज देश की धरोहर माना जाता है और बहुत अच्छे अच्छे लोग इनको देखने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को घूमने जाना होता है परिवार को, तो कुतुब मीनार की ओर जाता है, जो कि महरौली में स्थित है, दिल्ली में। यह इंडो इस्लामिक शैली का एक आदर्श उदाहरण है। यानी कि दिखाया जाता है कि इंडो इस्लामिक शैली में सबसे अच्छा अगर किसी को माना गया तो वो माना गया है कुतुब मीनार को। इसमें अरबी भाषा में दीवार पर डोम, मजबूत स्तंभ, सुंदर सजावट में शिलालेख मिले। यहाँ ना कुछ चीज़ें जो हैं इस पे कुतुब मीनार के ऊपर लिखी हुई पाई गई हैं, जो कि अरबी भाषा में है। ठीक है, अरबी भाषा में है, जो कि लिखे हुए पाए गए हैं। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। आपने देखा होगा कुतुब मीनार हल्का हल्का लाल लाल दिखता है, जैसे लाल किला दिखता है ना? वैसे ही कुतुब मीनार भी लाल लाल दिखता है। यानी कि पहले ज़माने में लोगों ने कितना अच्छा दिमाग लगाया था। आज भी अगर पहले ज़माने की आप चीज़ें उठा करके देखोगे, अगर आप बड़े बड़े किले देखोगे, बड़े बड़े आप मकबरे देखो, कुछ भी देखोगे, तो यार आप एक चीज़ देखो, उस ज़माने में लाल पत्थर यूज़ होता था। और लाल पत्थर देखो आज भी वो धरोहर वैसी की वैसी है। लाल किला कितना पुराना हो गया, लेकिन आज भी टूटा नहीं, खसा नहीं। और घर देख लो पुराने ज़माने के, पहले लाल बलुआ पत्थर यूज होता था, इसलिए ख़राब नहीं हुआ। और आज भी देखो आपके लाल किले को देख लो, कुतुब मीनार को देख लो, या आपका ये कौन सा किला है, ये कौन सा है, तुगलकाबाद किला, आप देख लो उठा करके, है ना? तो कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, इसीलिए आज भी बना हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में, आप क्या जानते हैं? अजंता 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 कहाँ है? अजंता, अजंता ये है औरंगाबाद में। कहाँ है औरंगाबाद? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद है क्या? महाराष्ट्र का एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जनपद है ना? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में यह स्थित है, और अजंता की गुफाएं। और अजंता में कुछ 29 गुफाएं हैं। कितनी है? 29। आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। जो व्यक्ति है वो ऐसे बोलेगा, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड।
अजंता की कुछ कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। अच्छा ये यार अजंता 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 क्या है? देखो वहाँ पे ना अजंता एक गांव था, वहाँ पे अजंता नाम के कुछ लोग रहते थे, तो इसलिए ना वहाँ पे जो नाम पड़ गया वो अजंता की गुफाओं का नाम पड़ गया। ठीक है। सो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। अजंता में कुछ 29 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में सिर्फ 6 गुफाओं के चित्र साफ दिखाई देते हैं, बाकी सभी के मिट चुके हैं। इसके अलावा अजंता की गुफाएं चैत्य विहार कहलाती हैं। इसमें कुछ चैत्य हैं जिसमें पूजा होती है, अर्चना होती है, उपासना होती है, यानी भगवान को, गॉड को, प्रभु को याद करते हैं। और जो आपकी विहार होते हैं यहाँ पर, बस आपको पता है यार पहले ज़माने में आप सोचते ना विहार में जा रहे हैं, सराय जा रहे हैं, विहार जा रहे हैं। तो विहार क्या होता है? विहार होता है ऐसी जगह जहाँ पर भक्त भिक्षु लोग जाते हैं। गुरुकुल टाइप का होता है जहाँ पर रहना भी सहना भी होता है और पढ़ाई भी होती है, अध्ययन भी होता है, तो उसे हम विहार कहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एलोवेरा के कैलाश मंदिर की महिषासुर मर्दिनी मूर्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यार एलोवेरा, एलोरा, एलोरा, एलोरा है। अच्छा, एलोरा, एलोरा के अंदर एक कैलाश मंदिर है, उसमें दिखाया गया है महिषासुर को मारते हुए। ठीक है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहली बात, यह भी कहाँ पर है? ये भी औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ है औरंगाबाद? महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। यार औरंगाबाद बहुत नाम है औरंगाबाद का। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। इस मूर्ति में देवी दुर्गा द्वारा मारता हुआ दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि देवी दुर्गा जी जो हैं वो महिषासुर को ढंग से कूट रही हैं, ढंग से कूट रही हैं, मतलब बंदा मान नहीं रहा, बंदा मानने को राजी नहीं था, तो क्या किया, माता ने क्या किया, उठाया और उठा के सीधा ले बेटा है। तो इसमें क्या हुआ कि दुर्गा माता के द्वारा महिषासुर को मारते हुए दिखाई दिया गया है। यह खंड पत्थर को काट कर बनाया गया था। और ये क्या किया गया था भैया? खंड पत्थर को काट के बनाया गया था। अब क्या होता है खंड पत्थर? पता नहीं, इतना देखो खाली कि यह खंड पत्थर को काट कर बनाया गया था, यानी पत्थर के कुछ पार्ट होंगे मेरे ख्याल से जिसको काट कर बनाया गया था। चलो कोई नहीं, मोटा मोटा समझो। विशाल शिव जी का मंदिर संसार में एक विशेष स्थान रखता है। आपको पता ना, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का बहुत ज़्यादा नाम है, आप सभी को पता है। और कैलाश मंदिर पूरे संसार में एक विशेष स्थान रखता है। राजा रवि वर्मा की चित्रकला की विषय वस्तु बताइए। यानी राजा रवि वर्मा की जो चित्रकला थी उसके बारे में बताइए, वो कैसे चित्र बनाते थे, क्या क्या यूज़ करते थे। तो देख लेते हैं भाई। ये जो थे दक्षिण भारत के त्रावणकोर राजवंश के परिवार के थे। क्या थे? ये त्रावणकोर राजवंश के परिवार के थे। और ये त्रावणकोर राजवंश कहाँ था? दक्षिण भारत में, साउथ, इंगड़ पंगड़ पुंगों में। कहाँ पे? इंगड़ पिंगड़ पुंगों में, जहाँ पे इंगड़ पिंगड़ पुंगों, मुझे भाषा नहीं आती, पता नहीं, तंगड़ बड़गड़ ऐसे जहाँ बोलते हैं, उस जगह के ये व्यक्ति हैं। उन्होंने तैलीय रंग का प्रयोग किया अपने चित्रों में। कौन से रंग का? जैसे वही उसी रंग का, जब आपके चेहरे पे ना तेल तेल सा हो जाता ना, जब दोस्त कहता है जैसा तेरा चेहरा तेल तेल सा हो रहा है, हाँ बिल्कुल उसी तेलीय रंग। देखा होगा आपने कभी कभी कागज़ पे जब तेल गिर जाता है, सरसों का तेल या आंवला का तेल, जो भी तेल जब गिर जाता है तो वो हल्का हल्का अजीब सा हो जाता है, चिकना चिकना सा, है ना, तो वो होता है तेलीय रंग। ठीक है। उसका इन्होंने प्रयोग किया था। और ओलग्रिफ तकनीक द्वारा इनके चित्रों को पूरे भारत में पहुंचा गया। एक ओलग्रिफ टेक्निक थी जिसके द्वारा पूरे भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में इनके चित्रों को पहुंचाया गया। और इनके इन चित्रों में सबसे ज़्यादा मशहूर जो चित्र हैं, सबसे ज़्यादा जिनका बोलबाला था, वो था हरिश्चंद्र, भीष्म की प्रतिज्ञा, हंस दमयंती, रावण तथा जटायु। ये चित्र देखो, हरिश्चंद्र उसमें दिखाए गए हैं, उसमें भीष्म की प्रतिज्ञा यानी भीष्म प्रतिज्ञा लेते हुए दिखाई गए हैं, हंस दमयंती के बारे में दिखाया गया, और रावण तथा जटायु के बीच जो युद्ध हो रहा था उसका इन्होंने चित्र वित्र बनाया है, तो इसलिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है। अब है कंपनी शैली किसे कहते हैं? यार कंपनी शैली, सारा हर चीज़ कंपनी शैली। कंपनी शैली को हम पटना शैली या पढ़ना शैली के नाम से भी जानते हैं। यह पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है। किसको? पुस्तकों को, किताबों को, बुक्स को चित्रित करने की, उनका चित्र बनाने की शैली है।
यह ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर केंद्रित है। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो सबसे ज़्यादा इस ही शैली का प्रयोग होता था, इसलिए यार कहीं ना कहीं कंपनी शैली नाम रख दिया गया, कुछ भी। ओके, सो यह शैली सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई। मुर्शिदाबाद, यार कैसे कैसे नाम है यार। मुर्शिदाबाद, तो यह शैली सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद। मुरादाबाद मत लिख देना यार, मुर्शिदाबाद, ठीक है। सो यह शैली सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई थी। बाद में फिर ये अलग अलग शहरों में पहुंची। बाद में ये अलग अलग शहरों में पहुंची। सो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। वोरली पेंटिंग पर टिप्पणी कीजिए। वोरली पेंटिंग, वोरली तो नाम सुना है, शायद ये महाराष्ट्र में कोई जिला है। हाँ, जिला हो सकता है, देखते हैं क्या है ये। सो इस तरह की पेंटिंग का प्रचलन कहाँ है? महाराष्ट्र में है यार, कहीं कहीं तो सच हो रहे हैं हम। तो इस तरह की जो पेंटिंग है सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनाई जाती है? वो महाराष्ट्र में बनाई जाती है। वो वोरली ज़िले की जनजाति इस तरह की पेंटिंग करती है। वहाँ क्या होता है, जो वोरली ज़िला है, वोरली जो ज़िला है वहाँ पर कोई जनजाति है, वो जनजाति इस तरह की पेंटिंग करती है। मनुष्य की आकृतियाँ त्रिकोण और कुछ सीधी रेखाओं द्वारा बनाई जाती है। जो मनुष्य की, जो इंसान आदमी की जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जो उनके चित्र बनाए जाते हैं, जो उनके अंग बनाए जाते हैं, वो त्रिकोण या फिर कुछ सीधी रेखाओं से, या तो त्रिकोण या त्रिकोण मतलब ट्रायंगल बना करके, या फिर सीधी लाइनों का द्वारा बनाई जाती है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने समझाने में पूरी मेहनत की है यार, तो बिल्कुल आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, आपने बेकार पढ़ाया। बेझिझक बोलो यार, कोई टेंशन नहीं है, अपनी सरकार है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा, अंत तक देखा, बने रहे वीडियो के अंदर। बस एक ही कहूँगा कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू मच, थैंक यू सो मच।